लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो क्या आप भी लिनक्स में मास्टरी करना चाहते हैं? सो विदाउट स्किप ये पूरी वीडियो देखिएगा। Welcome to New Version Hack. Disclaimer: the content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था TCP/IP मॉडल के बारे में, एंड पिछले सारे मॉड्यूल्स में हमने नेटवर्किंग पूरी कवर अप कर रखी है, ठीक है। एंड अगर आपने सारी नेटवर्किंग कवर नहीं की है तो प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करना एंड सारा कवर अप कर लेना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप साइबर सिक्योरिटी के जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच में भी कोई स्टेप आप स्किप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने नेटवर्किंग कवर अप किया है और मैंने इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके चेकआउट कर लेना। सो आज देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। सो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट लिनक्स के बारे में। मतलब नेटवर्किंग करने के बाद हमको लिनक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ पे लिनक्स का A to Z जितना आपको इम्पॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक साइबर सिक्योरिटी जर्नी में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना वीडियो में, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग में हम यहाँ से थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, कमांड्स क्या होती हैं, कैसे कमांड्स को यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग करेंगे हम थ्योरी से। थ्योरी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि प्रैक्टिकल, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। सो यहाँ पे लिनक्स से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ लिनक्स। तो लिनक्स क्या है आपके हिसाब से? तो लिनक्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत गलत है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। कर्नल क्या होता है तो अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जब लिनक्स जो है वो कर्नल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। एग्जाम्पल के ले लो पैरेट OS, काली OS, ठीक है, एंड बहुत सारी उबंटू। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि लिनक्स के कर्नल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लिनक्स एंड कर्नल ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को, तो एग्जांपल के लिए ले लो, ये आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया एंड ये आपका हो गया हार्डवेयर, ठीक है। आपके सिस्टम में दो ही चीज़ें हैं अगर एक तरह से देखा जाए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। सो गाइज, राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। अब हमारा जो सिस्टम है ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। तो यहाँ पर जब हम कोई भी क्लिक करते हैं, एग्जांपल के लिए ले लो, आपको विंडोज़ क्लिक करना है, जैसे मैंने स्क्रीन पे ये अभी विंडोज़ लाया, ठीक है, क्लिक करके कहीं पे भी, तो इसको पता कैसे चला कि मैंने विंडोज़ को अप किया है, ठीक है, कैसे पता चला उसको? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम होता है, ये बीच में रहता है कर्नल का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम जिसके वजह से कर पाते हैं वो कर्नल के वजह से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में वर्किंग क्या होती है, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर से जब भी हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो वो जाता है कर्नल के पास। कर्नल क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को, हम जो भी टाइप करते हैं, हम जो भी क्लिक करते हैं, हमारी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, एंड देन वो चीज़ें जाती है हार्डवेयर के पास। वैसे ही जब हार्डवेयर सामने से कोई रिप्लाई देता है तो वो आता है कर्नल के पास, एंड कर्नल वापस से यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बताता है, एंड सॉफ्टवेयर के जरिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम देख पाते हैं, ठीक है।
तो कर्नल जो है कह सकते हो मिडल मैन का काम करता है या फिर ट्रांसलेशन का काम करता है, एक तरह से कह सकते हो। तो जो लिनक्स है हमारा वो एक कर्नल है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जो आप लोग लिनक्स को यूज़ करते हो, एग्जाम्पल ले लो काली ओएस, पैरट ओएस, है ना, तो ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिनक्स है ये एक कर्नल है, ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप सभी को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। सो ये डेवलप किया गया था लाइनस टोरवर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको जिसने बनाया था उनका नाम था लाइनस टोरवर्ड्स, उनके नाम पे ही इसका नाम लिनक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड कब बनाया था? 1991 में, समथिंग अगस्त में बनाया था आई थिंक, ठीक है। तो लिनक्स की सबसे खास बात क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स इन द सेंस आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से एंड फ्रीली, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर यही बात मैं विंडोज़ के लिए बात करूं तो विंडोज़ में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए, या फिर उसकी की खरीदना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। सो लिनक्स को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी एंड बहुत ही ईजीली। फ्री में यूज़ करने के साथ साथ आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से। अब अपने तरीके से कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तब कर सकते हो, ठीक है। अब अगर उसके बाद में बात करूँ विंडोज़ की, विंडोज़ कौन सा कर्नल यूज़ लेता है? ये हमारी जो लैंग्वेज है ट्रांसलेशन का, ह्यूमन एंड मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कौन सा कर्नल यूज़ लेता है? तो यहाँ पे विंडोज़ का एंटी कर्नल है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो विंडोज़ एंटी कर्नल है, जो विंडोज़ का है वो एंटी कर्नल नाम से है कर्नल, उसको यूज़ लेता है विंडोज़। तो मैक ओएस यहाँ पे ह्यूमन टू हार्डवेयर या फिर मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए XNU कर्नल का यूज़ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने लिनक्स की सिक्योरिटी की, कितना सिक्योर है हमारा लिनक्स। तो सिक्योरिटी की बात मैं ऐसे करूँगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ है उसको कौन हैंडल करता है? उसको माइक्रोसॉफ्ट ही हैंडल करता है। एंड मैक ओएस को एप्पल कंपनी जो है वो हैंडल करती है। लेकिन जो लिनक्स है इसको कंप्लीट एक कम्युनिटी हैंडल करती है, जैसे कि हैकर्स कम्युनिटी कह लो या कोई भी कम्युनिटी कह लो, वो हैंडल करते हैं इसको। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी है, ठीक है, विंडोज़, एंड यहाँ पर भी एक कंपनी है, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होंगे इनके पास, डेफिनेटली 1000-2000 मान लो लिनक्स को डेवलप करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए 1000 या 2000 एम्प्लॉयज़ होंगे सिक्योरिटी अगर बात करूँ तो। लेकिन हमारे लिनक्स में कंप्लीट एक कम्युनिटी, मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा ग्रुप, डेवलपर का ग्रुप कह लो, हैकर्स का ग्रुप कह लो, ये सारे मेंटेन करते हैं। अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक संगठन जिसको कहते हैं हम, पूरा ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। कह सकते हो दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, हर एक स्टेट से कह सकते हो 10 से 15 मिलियन, अगर एग्जांपल के लिए कहूँ 10 से 15 मिलियन लोग काम करते होंगे लिनक्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा लिनक्स ज़्यादा सिक्योर है इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग इसको सिक्योर करने में लगे हुए हैं, है ना। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको यूज़ लेते हैं, ओपन सोर्स है, इसके कोड को टेस्ट करते रहते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है लिनक्स, क्योंकि डे बाय डे इसके पैचेस बहुत जल्दी रिलीज़ होते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस। सो सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा जो लिनक्स है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं कुछ और अपने लिनक्स के बारे में। सो यहाँ पर देखते हैं हम कस्टमाइजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिनक्स। तो कस्टमाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो आप इसके सोर्स कोड को अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, शर्त यह है कि आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, एंड कस्टमाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी होती है लिनक्स के अंदर, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी लिनक्स के मुकाबले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है जो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी प्रोवाइड कर सके। आप जो बड़े बड़े सर्वर्स देखते हो, ATM मशीन्स देखते हो, या फिर एग्जांपल के ले लो रास्पबेरी पाई, जो आप लोग देखते हो, बहुत ही छोटी सी मशीन है, उसकी फ़ोटो आप लोगों को दिख रही होगी स्क्रीन में। इतनी छोटी सी मशीन है जो कि पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं, इससे बहुत बड़े काम आप ऑपरेट कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े काम ये कर सकता है, ठीक है। जो लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग रास्पबेरी पाई से भी इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में लिनक्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको सर्वर में एंड छोटा सा डिवाइस जो कि रास्पबेरी पाई है वहाँ पे इजीली इसको रखा जा सकता है। आप लोग पंचिंग मशीन देखते हो
ऑफिसेस में बहुत सारे लोगों ने पंचिंग मशीन देखा होगा अटेंडेंस लगाने के लिए। स्कूल्स में देखा होगा आप लोगों ने, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में आया है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दो। तो वहाँ पर जो यूज़ हो रहा होता है वो भी लिनक्स ही है, ठीक है, वहाँ पे भी लिनक्स ही यूज़ होता है। सो इतना फ्लेक्सिबल है हमारा लिनक्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इसका कोई टक्कर नहीं है। एंड उसके बाद है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस। लिनक्स का यूज़र इंटरफेस कैसा होता है? सो आप लोगों ने जो एंड्रॉयड देखा है वो लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स से ही मिलकर ही एंड्रॉयड बना हुआ है। एंड एंड्रॉयड को अगर आज के तारीख पे देखो तो iOS को भी टक्कर दे रहा है, इतना अच्छा लेवल का हो गया है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पैकेज मैनेजमेंट की। तो पैकेज मैनेजमेंट यानी क्या? तो आप लोग जो डाउनलोड करते हो ना बहुत सारी चीज़ें, एग्जांपल के लिए ले लो, आपने कुछ डाउनलोड किया एंड उसको आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, तो आपने जो पैकेज डाउनलोड किया है ना उसको हम पैकेज ही बोलते हैं, मतलब जो चीज़ आपने डाउनलोड की है उसको हम कहते हैं पैकेज, ठीक है। तो उसको मैनेज करना, मतलब उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है वो बताता है यहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट। अब लिनक्स में उस पैकेज को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, हर एक पैकेज को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे apt, yum, pacman, इन सभी कमांड्स का यूज़ करके। अब हम आगे चल के देखेंगे तो हमारे लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से किया जाता है। एंड अगर आपको यूज़र इंटरफेस में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो बहुत ही आसान है इसको समझना। आप लोग जो मोबाइल यूज़ करते हो एंड सामने में जो आप लोग दो चीज़ें देख पाते हो, जैसे आप खोलते हो तो वहाँ पे ऐप्स दिख रहे होते हैं, उसकी सेटिंग में जाते हो अलग अलग कलर दिख रहे होते हैं। इसका कहने का मतलब है यूज़र इंटरफेस का कि आप कितने अच्छे तरीके से उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, कितने ईजी तरीके से, आपको चीज़ें कितनी ईजिली समझ में आ रही है, तो उसको कहते हैं हम यूज़र इंटरफेस, जो आप देखते हो, है ना, सामने में। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा, पैकेज मैनेजमेंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमने देख लिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। कॉम्पेटिबिलिटी देख लेते हैं हम। इस कॉम्पेटिबिलिटी जो है ये बहुत ही अच्छी है इसकी। जैसे कि मैंने कहा, इसको छोटी छोटी डिवाइस में, या फिर जैसे हमको विंडोज़ इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 11 अगर आज के तारीख में हमको इंस्टॉल करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो कम से कम 4 GB रैम या फिर 8 GB रैम, 128 GB या फिर 512 GB आपके पास SSD होनी चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास न्यू जनरेशन का। तो ये सारी इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है कि ये रिक्वायरमेंट इसको चाहिए। लेकिन हमारे लिनक्स में कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अगर 2 GB रैम है तो भी आप लिनक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है जो कि नहीं चलता, उसमें भी आप लिनक्स बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 100 GB हार्ड ड्राइव है, आपके पास 100 GB स्टोरेज है, तो भी आप इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हो। एंड कंपेटेबिलिटी और अच्छे से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत ईजिली सपोर्ट कर जाती है। एग्जाम्पल के ले लो, जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं करता, आपने नया माउस खरीदा है, नया कीबोर्ड खरीदा है, आपके विंडोज़ में नहीं लग रहा है एंड उसके ड्राइवर कंपेटेबल नहीं है उसके लिए, ठीक है, बट वो लिनक्स में बहुत ईजीली लग सकता है, ठीक है। तो इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है हमारे लिनक्स की, ठीक है। एंड इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, जैसे कि मैंने बताया। रिक्वायरमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रास्पबेरी पाई। आप लोग इसके बारे में सर्च करना, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रास्पबेरी पाई में, क्या क्या चीज़ें होती है रास्पबेरी पाई में। छोटा सा डिवाइस है ये एंड बहुत पावरफुल होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट सारी चेक कर लेना आप लोग क्या क्या होता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी की, तो जो सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लिनक्स के लिए अवेलेबल हैं तो आप उसको बहुत ईजीली अपने लिनक्स में यूज़ कर सकते हो। एंड जो सॉफ्टवेयर है बहुत स्मूथली वर्क करते हैं इसमें। स्मूथली वर्क करने के साथ साथ बहुत फास्टली वर्क भी करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो इतना अच्छा है हमारे लिनक्स। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लाइव बूटिंग की। तो लाइव बूटिंग क्या होती है? सो आप सभी ने पेन ड्राइव देख रखा होगा, पेन ड्राइव के बारे में सभी जानते होंगे। सो पेन ड्राइव में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके किसी भी डिवाइस में प्लग करके वहाँ पे रन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे से पेन ड्राइव जो कि 2 GB का है, उसमें इसको इंस्टॉल करके एंड किसी भी सिस्टम में प्ले कर दो, या फिर कोई भी टीवी में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो जो आपका सपोर्ट करता हो लाइव बूटिंग जो सिस्टम, वहाँ पर अगर उस पेन ड्राइव को लगा दो तो लिनक्स वहाँ पे भी रन कर जाएगा। ये फीचर आपको लिनक्स में ही मिलता है, विंडोज़ में नहीं मिलता। विंडोज़ में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको आपके सिस्टम में, तब यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे लिनक्स में
बिना इंस्टॉल किए आप उसको रन कर सकते हो सिर्फ एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके, ठीक है। तो इतना अच्छा है लिनक्स हमारा, ठीक है, इसीलिए हम लोग लिनक्स को यूज़ करते हैं। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंड यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट की। हार्डवेयर सपोर्ट कैसा है इसका? तो हार्डवेयर सपोर्ट नेक्स्ट टू लेवल का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका हार्डवेयर सपोर्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो उसमें भी आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। मैंने बताया था कि आपने कोई कीबोर्ड माउस ख़रीदा है ब्लूटूथ वाला, कोई भी हो, जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन लिनक्स में बहुत ईजीली सपोर्ट कर जाएगा वो। इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है इसकी हार्डवेयर्स की, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें कम्युनिटी एंड सपोर्ट की। तो विंडोज़ में आप लोगों को जो सपोर्ट है कह सकते हो वो बहुत कम मिल सकता है, ठीक है, हो सकता है कि अच्छा मिल जाए लेकिन कम्युनिटी के मुकाबले नहीं। आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, अगर आप लोग विंडोज़ के लिए सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन एक बार आप सर्च करना, लेकिन लिनक्स के लिए जो आपका सॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी बैठी है। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने कम्युनिटी देखी होगी, अगर मैं रिलीजन्स की बात करूँ, हिंदू मुस्लिम, है ना, तो ऐसी एक अलग अलग कम्युनिटी, सबके अपने अपने संगठन होते हैं, सबके ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी होती है जिसको हम हैकर्स की कम्युनिटी कहते हैं। तो वर्ल्ड भर में कितने हैकर होंगे? बहुत सारे हैकर्स होंगे, है ना। तो वो सारे हैकर्स इसको मैनेज करते हैं जिनको अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग आती है। सो यहाँ पर सपोर्ट भी नेक्स्ट लेवल का मिलता है अपने लिनक्स में, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम सर्वर की बात करें, ठीक है, तो सर्वर के बारे में एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि जो विंडोज़ है ये बहुत कम यूज़ होता है सर्वर्स में, लेकिन लिनक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्वर्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर उसके बाद हम देखें कि इन दोनों में मतलब लिनक्स कौन सा सर्वर यूज़ करता है एंड विंडोज़ कौन सा सर्वर यूज़ करता है, उसके बारे में बात करें तो जो लिनक्स है इसका सर्वर मैं दो सर्वर बताता हूँ इसके। पहला तो है अपाचे, ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपाचे, अभी उसका लेटेस्ट वर्जन है अपाचे 2, एंड उसी का एक दूसरा नाम है NGINX, ठीक है। तो ये दो सर्वर हैं इसके, तो ये आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों नाम, तो आप उससे रीड कर सकते हो, अपाचे 2 एंड NGINX, ये हमारा लिनक्स यूज़ करता है। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जब हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में पहुँचेंगे तब हमारे काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो विंडोज़ यहाँ पे यूज़ करता है IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। तो ये विंडोज़ का सर्वर है जो कि यूज़ लेता है वो अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए। मैक ओएस के लिए आप लोग बताओ मुझे सर्च करके एंड कमेंट सेक्शन में कि मैक ओएस कौन सा सर्वर यूज़ लेता है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। सो ये थी सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि लिनक्स की स्पेशलिटी बताती है एंड लिनक्स कितना अच्छा है वो बताती है। तो एक क्वेश्चन आप सभी के मन में ज़रूर होगा कि सर जब लिनक्स इतना अच्छा है तो इसको हर एक सिस्टम में की यूज़ नहीं किया जाता, हर जगह पे विंडो की यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लिनक्स जो पहले था ना वो कमांड लाइन था, ठीक है, मतलब उसको सिर्फ कमांड से ही यूज़ किया जाता था, कमांड से ही ऑपरेट किया जाता था। बट अभी इसको बहुत अच्छा कर दिया गया है। एग्जांपल है आपके पास एंड्रॉयड जो है वो गूगल ऑन करता है, मतलब गूगल ही उसको हैंडल करता है, लेकिन उसमें जो कर्नल है वो लिनक्स का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल वही है। एंड और बात करें कि और लिनक्स की यूज़ नहीं हो रहा है अभी, सो लिनक्स का आपने कभी कहीं पे भी ऐड नहीं देखा होगा, लिनक्स खुद का प्रचार नहीं करता, इसलिए विंडोज़ का आपने प्रचार देखा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा लिनक्स बहुत कम यूज़ होता है। अगर पहले हमारे लिनक्स का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होता तो हर सिस्टम में हमारे लिनक्स यूज़ हो रहा होता आज के तारीख पे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ बातें थी हमारे लिनक्स से रिलेटेड जो कि खास थी, जो कि आपका जानना ज़रूरी था। सो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं लिनक्स के बारे में। सो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं लिनक्स के फाइल लोकेशंस। तो लिनक्स के फाइल लोकेशन से मतलब क्या है, अगर मैं विंडोज़ से एग्जांपल दूँ एंड अगर फ़ोन से एग्जांपल दूँ मैं आपके फ़ोन से या विंडोज़ से, तो कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो कहाँ मिलती है आपको, आपके डाउनलोड फोल्डर पे मिलती है, डेफिनेटली डाउनलोड के फोल्डर में ही रहती है। तो इसका मतलब आप उसके फाइल सिस्टम को समझते हो। वैसे ही कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी हमारे लिनक्स में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ फाइल लोकेशन लिखी हुई है हमारे लिनक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा होगा आपको \bin यानी कि बाइनरीज।
तो यहाँ पे बैक स्लैश क्यों लगा हुआ है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बैक स्लैश है ये ऐसे ही नहीं लगा हुआ है, इसका कुछ मतलब है। तो यहाँ पर ये जो बैक स्लैश लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं रूट, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा नाम रूट, एंड एक यूज़र भी होता है रूट। सो जो रूट यूज़र होता है उसका मतलब होता है सिस्टम का एडमिन, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो हमारे सिस्टम में या फिर हमारे लिनक्स में, कोई भी सिस्टम में ले लो, दो तरीके के यूज़र होते हैं, एक एडमिन एंड एक गेस्ट यूज़र, ठीक है। एडमिन जो है वो उसके पास पूरा एक्सेस होता है सिस्टम का, मतलब वो हर एक परमिशन होती है उसके पास। लेकिन ये जो गेस्ट है उसके पास हर एक परमिशन नहीं होती। एग्जांपल ले लो, आपके घर पे कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, एंड उनके पास लिमिटेड परमिशन होती है। जैसे वो आपके प्राइवेट एरियाज़ पे नहीं जा सकते, प्राइवेट रूम्स पे नहीं जा सकते, पर्सनल रूम पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन आपके पापा जो आपके घर के एडमिन है वो आपके हर एक रूम पे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास परमिशन है, ठीक है। ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, दैट्स वाई। सो यहाँ पर जो रूट है, जो मैं रूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रूट यूज़र की, वो है यहाँ पे हमारा एडमिन, ठीक है, लिनक्स पे। लेकिन ये जो बैकस्लैश लगा हुआ है इसको भी हम रूट कहते हैं, ये है रूट लोकेशन, ठीक है। आई होप आप सभी को रूट यूज़र का मतलब समझ में आया होगा। लेकिन ये जो रूट लोकेशन है ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने विंडोज़ में। तो चलते हैं विंडोज़ में, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम समझ जाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं विंडोज़ में, एंड आप सभी के पास ऐसी ड्राइव्स दिखती होगी, दिस पीसी में जाते होंगे या फिर माई पीसी में जाते होंगे तो ऐसी ड्राइव्स दिखती होगी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो हमारी मेन फाइल्स हैं जो विंडोज़ के सपोर्टिव होती हैं, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो पाता है, हमारा विंडोज़ चल पाता है, या फिर कह सकते हो आपको सिस्टम रन हो पाता है, वो फाइल्स कहाँ होती हैं? वो फाइल्स होती हैं आपके सी ड्राइव में, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे विंडोज़ में हमारी सी ड्राइव मैन होती है ना, वैसे ही लिनक्स में होता है रूट। रूट का मतलब है बैकस्लैश लोकेशन। हमारे विंडोज़ में ये जो जितना सी लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ जो सी लिखा हुआ है ना, ये है हमारा लोकेशन, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे लिनक्स में ऐसे बैकस्लैश है ना, ये वहाँ का सी ड्राइव है, यानी कह सकते हो मैन ड्राइव है वहाँ का, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बैकस्लैश या फिर रूट के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो वहाँ का मैन जो लोकेशन है वो रूट होता है, जिसको हम सी ड्राइव कहते हैं, ठीक है। एंड सी ड्राइव को हम जो लिनक्स में यूज़ करते हैं वो इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर वहाँ पे हम सी ड्राइव ना लिख के बैकस्लैश यूज़ करते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स में। सो यहाँ पर आप सभी को हाइफन बिन बैकस्लैश बिन, मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि रूट के अंदर, मतलब रूट लोकेशन के अंदर बिन नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। जैसे हमने विंडोज़ में देखा था कि वहाँ पे सी ड्राइव के अंदर कोई ना कोई फोल्डर था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर देखो सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है जो कि विंडोज़ नाम का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है ये सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। मतलब सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर है। वैसे ही वहाँ पर सी ड्राइव के अंदर यानी कि रूट लोकेशन के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी नाम से या फिर बिन नाम से एक फ़ोल्डर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे समझना है आप लोगों को इसको, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही जाना जाता है। अब यहाँ पर देखो रूट लोकेशन के अंदर बाइनरी नाम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, रूट लोकेशन के अंदर। अब इसका काम क्या है, इस फोल्डर के अंदर होता क्या है, आपके डाउनलोड्स फोल्डर पे क्या होता है, डाउनलोड्स फोल्डर पे वो चीज़ें होती है जो आप डाउनलोड करते हो। वैसे ही इस बिन फोल्डर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़फुल होती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, तो आप लोग जो बेसिक्स चीज़ें रन करते हो जैसे कमांड्स, है ना। अगर मैं बताऊँ वहाँ पे एक कमांड होती है ls। सो यहाँ पर मैं हूँ अपने लिनक्स के टर्मिनल पे, तो आप लोग जो देख रहे हो इसको कहते हैं हम टर्मिनल, ठीक है। ये चीज़ें हम डेफिनेटली आगे चल के देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने कमांड्स का मतलब समझ लें। तो जैसे मैंने कहा एक कमांड होती है ls नाम की, ठीक है। ls कमांड जो है यहाँ पे क्या काम करती है, अब देखो तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ, मतलब देखो ये रूट के अंदर एक होम नाम का फोल्डर है ना, एंड होम के अंदर एक काली नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस ls का काम समझना है तो यहाँ पर लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो इस
फोल्डर के अंदर, मतलब काली फोल्डर के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, जो भी यहाँ पे फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइल्स फोल्डर जो भी पड़े हुए हैं वो यहाँ पे शो हो गए। मतलब एलएस का काम क्या है, चीजों को लिस्ट करना, आपके सामने दिखाना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक कमांड है cd, ठीक है। तो cd क्या करता है, हम अपने विंडोज में कोई भी फोल्डर के अंदर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, क्लिक करके डायरेक्ट, है ना। लेकिन हम लिनक्स में डायरेक्ट क्लिक करके नहीं जाते, हम टर्मिनल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल के थ्रू इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। आप वैसे भी जा सकते हो, लेकिन आपको कमांड प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर एक फोल्डर मुझे दिख रहा है cd डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं cd लिखता हूँ एंड डाउनलोड्स लिख देता हूँ, ठीक है, डाउनलोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पर लिखा रहा था होम काली, लेकिन अब यहाँ पे होम काली डाउनलोड्स, मतलब इस फोल्डर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो cd का काम क्या है एंड ls का काम क्या है, तो ls का काम है यहाँ पे लिस्ट करना एंड cd का काम है यहाँ पे आपको डायरेक्टरी में मूव करना। डायरेक्टरी मतलब किसी फोल्डर में ले जाना, इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करना। सो यहाँ पर आप सभी को दिखाने का मतलब यही था कि जो बाइनरी फोल्डर है या फिर जो बिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इन कमांड से रिलेटेड होती है। सो ls लिखने पे क्या परफॉर्म होगा, क्या चीजें होगी यहाँ पे, वो बिन फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ls कमांड से क्या होगा, ls लिखने पे क्या होगा, हमारे सिस्टम में वो सारी चीजें बिन फोल्डर के अंदर रखी गई है, ठीक है। मतलब ls कमांड का सारा वर्किंग जो है वो प्रोग्राम करके बिन फोल्डर के अंदर रखी गई है। वैसे cd की, जो cd पे हम देख रहे हैं, cd लिखने पे क्या होगा, तो वो सारी चीजें भी बिन फोल्डर के अंदर रखी गई थी। यहाँ पे लिनक्स को दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग कमांड्स लिखने से क्या होगा, ठीक है, कौन सा कमांड लिखने से क्या होने वाला है, वो सारा प्रोग्राम लिखा गया है हमारे बिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा कि बिन फोल्डर में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बता दूं, बिन फोल्डर में वो चीजें होती हैं जो कि कमांड से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि ls लिखने पे क्या होगा, cd लिखने पे क्या होगा, उसकी सारी प्रोग्रामिंग इसमें लिखी गई है। सो यहाँ पर अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूं एंड मैं आपको एक काम दूं कि आपको ये काम करना है, ठीक है, जो आपने कभी नहीं किया है वो काम, एंड वो काम आपको मुझे एक बार बताना पड़ेगा, ठीक है। मुझे आपको एक बार बताना पड़ेगा कि वो काम आपको एक्चुअल में करना कैसा है, तब जाके आप उसको कर पाओगे। वैसे ही जो ls कमांड है, ठीक है, वो काम क्या करेगी, ये बाइनरी फोल्डर में रखा हुआ है, यानी बिन फोल्डर में रखा हुआ है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो बिन है, फुल फॉर्म बाइनरी है। तो हमारे जो सिस्टम के अंदर लिखा हुआ मिलेगा वो सिर्फ बिन मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बैकस्लैश एंड बिन फोल्डर का मतलब समझ में आया होगा, बिन फोल्डर के अंदर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें बूट फोल्डर की, नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन है, अब इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन होगी रूट लोकेशन के अंदर बूट फोल्डर, ठीक है। रूट क्या है, फिर से मैं बता दूं, हमारे सी ड्राइव जैसे होता है, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है अभी जैसे। सो ये जो बूट नाम का फोल्डर है, ये क्या काम करता है एंड इसमें क्या चीजें होती है, तो बूट नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे लिनक्स को बूट होते समय, मतलब स्टार्ट होते समय काम में आती हैं, ठीक है। जैसे आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो उसको बूट होने के लिए कुछ फाइल्स चाहिए होती है, तो वो सारी फाइल्स होती है यहाँ पे बूट लोकेशन पे, जो कि सिस्टम को स्टार्ट होने में हेल्प करती है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बूट लोकेशन भी समझ में आ गया होगा। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें बैकस्लैश देव, यानी रूट के अंदर देव लोकेशन की, एंड इसका फुल फॉर्म है डिवाइसेस। तो ये क्या काम करता है, तो ये काम क्या करता है, जितने भी आप एक्सटर्नल चीजें लगाते हो, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि एक्सटर्नल है, आपको यूज करना है उसको लगा के, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एवरीथिंग, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD, वो सारी डिवाइसेस के जो उनको मैनेज करने के ड्राइवर्स हैं, वो सारे यहीं पे होते हैं डेव फोल्डर पे। सो जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में हैं या फिर अटैच होती हैं, वो सारी डिवाइसेस आपके एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों डिवाइस, ठीक है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल दोनों डिवाइसेस, उनके सारे ड्राइवर या फिर उनसे सपोर्टेबल फाइल सारी देव फाइल के अंदर होती है। अब एक बात ध्यान रखना, बिना ड्राइवर के कोई भी चीज रन नहीं होती, ठीक है। जैसे कार को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, वैसे कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, पेन ड्राइव को भी ड्राइव करने के लिए उसके ड्राइवर की जरूरत होती है, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम में। तो वो
उनसे सपोर्टेबल फाइल जो हम चीज़ें बाहर से लगाते हैं या फिर पहले से लगी होती हैं, कुछ ऐसी फाइल्स जो कि हमारे डिवाइसेस को रन होने के लिए चाहिए या फिर उनको चलने में हेल्प करने के लिए चाहिए, तो वो यहाँ पर देव फोल्डर के अंदर होगी। अगर ये ड्राइवर्स नहीं होगी ना, तो अगर आप कीबोर्ड लगाओगे तो अगर आप यहाँ पे ए दबा रहे हो तो वहाँ पे Z दबेगा, यहाँ पे P दबा रहे हो तो वहाँ पे X दबेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो आप यहाँ पे P दबाओ तो वहाँ पे भी P दबे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम होता है ड्राइवर्स का, जो पड़े होते हैं डिवाइस के डेव फोल्डर के अंदर, जो कि डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड हमारे सिस्टम के अंदर जो लोकेशन दिखेगी वो देव ही दिखेगी। ये मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ ताकि इसके नाम से भी कुछ चीजें समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम आते हैं ETC फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ETC फोल्डर जो है वो किस लोकेशन के अंदर है, कमेंट करके मुझे बताओ। अभी मैंने बताया ये बैकस्लैश जो है इसका मतलब क्या है वो मुझे कमेंट करके बताओ। तो जो ETC फोल्डर है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो ETC फोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं? सो यहाँ पर ETC फोल्डर में वो सारी चीजें होती हैं जो कि पूरे सिस्टम के एप्लीकेशंस या फिर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर रहा हो। अब एग्जांपल की ले लो, आप जो ब्राइटनेस कंट्रोल करते हो, कम ज्यादा करते हो ब्राइटनेस, अगर वो आपको कम ज्यादा करना है तो आप कैसे करते हो? अपने विंडोज में जाके कम ज्यादा कर लेते हो, है ना, स्क्रॉल बार करके, या फिर फोन में ऊपर से स्क्रॉल करके आप कम ज्यादा कर लेते हो। ठीक है, लेकिन वो कैसे हो रहा है उसका पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है ETC फोल्डर के अंदर, वो सारी चीजें लिखी होती है, और कौन सा एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई सेटिंग करनी है, ठीक है, या फिर हर एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सेटिंग करनी होती है हमको, वो सारी चीजें होती हैं ETC के अंदर। एक तरह से कह सकते हो ETC जो है वो एक सेटिंग है। ठीक है, मतलब हमारे फोन की जो सेटिंग होती है, हमारे विंडोज में जो सेटिंग होती है, वो सेटिंग है ETC। ठीक है, हमारे लिनक्स में। तो यहाँ पर सारी कोई भी सेटिंग करनी होती है, हमको कोई भी चीज बदलना होता है तो हम ETC फोल्डर में जाके चेंज करते हैं। सो आई होप आप सभी को ETC का काम समझ में आया होगा, एंड ETC फोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। मुझे पता है थ्योरी थोड़ा सा बोर करती है, बट स्टिल आप सभी को ये सारी चीजें करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हमारा लोकेशन होम। एंड इस बैकस्लैश को मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि ये बैकस्लैश लोकेशन क्या है। उसके बाद जो फोल्डर है होम, इसके अंदर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे सिस्टम में दो यूजर होते हैं, एक एडमिन, एक गेस्ट। ठीक है, तो जितने भी गेस्ट यूजर्स होते हैं या फिर जितने भी इंडिविजुअल यूजर्स हैं जो कि हमने अलग से बनाए हैं, वो सारे यूजर्स की जो चीजें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, फाइल हो गया, पिक्चर्स हो गया, सेटिंग हो गई, वो सारी चीजें होम फोल्डर के अंदर होती हैं। ठीक है, मतलब एडमिन के अलावा एक्स्ट्रा जो यूजर्स आते हैं, एडमिन हो गया एक तो, एंड एक एक्स्ट्रा यूजर हो गया कोई भी। एग्जांपल ले लो, एक लैपटॉप है एंड वहाँ पे दो लोग यूज कर रहे हैं, आप एंड आपका ब्रदर, तो यहाँ पे दो यूजर बनेंगे, आप दोनों में से कोई एक एडमिन होगा। ठीक है, एंड एक गेस्ट यूजर होगा। तो यहाँ पर जो गेस्ट यूजर होगा उसका जो फाइल, फोल्डर, फोटोज, एवरीथिंग, वो सारी इस होम फोल्डर के अंदर रखी होगी। सारी सेटिंग्स जो है वो इस होम फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को होम फोल्डर का समझ में आया होगा।